मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं रोहित सर आज आपके लिए लेकर आया हूं फाइलम, कोलियंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थेस और निमेटोडा। हम ये तीनों फाइलम अच्छे तरीके से करेंगे और इसको अच्छे से रिवाइज करेंगे, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और आपके जो एग्ज़ाम में हैं वो बार बार यहीं से ही क्वेश्चन क्या हैं पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। फाइलम क्निडेरिया, जिसको हम कोलियंट्रेटा भी कहते हैं। ये बच्चों क्निडेरिया पाए कहाँ जाते हैं, ये कहाँ मिलते हैं? ये एक्वेटिक एरिया में मिलते हैं, मोस्टली मैराइन होते हैं, और कुछ जैसे कि हाइड्रा फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, सॉलिटरी और कॉलोनियल फॉर्म में के अंदर। और वहीं क्निडेरिया की अगर हम बात करते हैं या कोलियंट्रेटा की ही अगर हम बात करते हैं तो ये मल्टी सेलुलर होते हैं और डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मतलब एक्टोडर्म और एंडोडर्म से ये बने होते हैं। ये इनकी जो टिश्यू ग्रेड जो ऑर्गेनाइजेशन होती है एक्टोडर्म और एंडोडर्म की होती है। बॉडी कैसी शो करते हैं? ये रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। रेडियल का मतलब क्या है? कहीं से भी इसको कट कर लीजिए, आपको पर्टिकुलर एक ही तरीके की ही स्ट्रक्चर्स आपको नजर आएंगी। दे पोसेसेस स्पेशल सेल्स, क्निडोब्लास्ट। स्पेशल सेल्स होती हैं इनके पास, क्निडोब्लास्ट, जिनके अंदर स्टिंगिंग ऑर्गेनॉइड्स होते हैं, जिनको निमेटोसाइट्स कहा जाता है। ये जो निमेटोसाइट्स हैं, इनका मेन फंक्शन क्या है? ये जो भी शिकार है उसको पकड़ लेती हैं और उसमें पॉइजन क्या है, जो जहर है वो उसके अंदर डाल देती हैं, और जिसकी वजह से जो शिकार है वो मर जाता है और वे फिर उसको अपना भोजन बना लेते हैं। इनके बहुत सारे स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे, तो इसलिए इसको पॉलीमॉर्फिज्म कहा जाता है। एग्जाम्पल की फॉर्म में है फिशेलिया। इनकी जो बॉडी है दो मेन फॉर्म शो करती है, एक तो है पॉलिप्स और एक है मेडुसा। पॉलिप्स और मेडुसे क्या करते हैं, ये अपनी बॉडी शो करते हैं। जैसे हाइड्रा की बात करते हैं, हाइड्रा, ओबिलिया, सीफर, ऑरेलिया, जेलीफिश, मेट्रिडियम, सी एनिमॉन, ये सारे के सारे एग्जांपल्स किसके हैं? कोलियंट्रेटा के अंदर। तो मैंने बच्चों आपको क्या क्या बताया है क्निडेरिया कोलियंट्रेटा के अंदर। ये एक्वेटिक होते हैं, ज़्यादातर मैराइन के अंदर पाए जाते हैं। एग्जाम्पल की फॉर्म में जैसे मैंने हाइड्रा बताया, ये फ्रेश वाटर के अंदर पाए जाते हैं, सॉलिटरी और या फिर कॉलोनियल फॉर्म के अंदर मिलते हैं आपको। क्निडेरिया ज़्यादातर ये जो कोलियंट्रेट्स हैं ये मल्टी सेलुलर होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मतलब एक्टोडर्म और एंडोडर्म की फॉर्म में टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे आप। बॉडी इनकी रेडियल सिमेट्री आपको नजर आएगी। इनके पास स्पेशलाइज सेल्स होते हैं जिसको हम कहते हैं क्निडोब्लास्ट। नॉर्मली इनके अंदर ना स्टिंगिंग सेल्स प्रेजेंट होती है, जिसको निमेटोसाइट्स कहा जाता है। ये शिकार को पकड़ लेती हैं और पकड़ने के बाद क्या करती हैं, उसके अंदर पॉइजन डाल देती हैं, और पॉइजन डालने से क्या होता है, वो पैरालिसिस हो जाएगा। पैरालिसिस हो जाएगा तो क्या होगा भाई, वो उसको अपना भोजन बना लेंगे। इनके बहुत सारी स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए इसको पॉलीमॉर्फिज्म कहा जाता है। फिशेलिया बॉडी क्या है, दो मेन फॉर्म्स यहाँ पर शो करती है, पॉलिप्स और मेडुसा। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया थे, पहले भी हाइड्रा बता दिया था। इसके अलावा है ओबिलिया, ऑरेलिया, मेट्रिडियम, जिसको हम सी एनिमॉन कहते हैं। ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं कोलियंट्रेटा के। अब बारी आती है प्लेटीहेल्मिन्थेस की। प्लेटीहेल्मिन्थेस क्या है? बाइलेटरल सिमेट्री शो करेंगे। ध्यान से सुनना, अभी तक क्या हो रहा था, रेडियल सिमेट्री शो कर रहे थे सभी। अब जो प्लेटीहेल्मिन्थेस है यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, बाइलेटरल सिमेट्री शो करते हैं। डोर्सोवेंट्रल फ्लैटेंड होते हैं ये एनिमल्स। बॉडी इनकी कैसी होती है? बहुत ही थिन होती है, सॉफ्ट होती है, लीफ लाइक होती है, जैसे कि रिबन होता है ना, रिबन, इस प्रकार की स्ट्रक्चर्स क्या है आपको देखने को मिलेगा। डाइजेस्टिव जो कैविटी है इनकी वो प्रेजेंट होती है, सिंगल ओपनिंग आपको देखने को मिलेगा, मतलब माउथ भी वहीं से ही और एनस भी वहीं से ही, मतलब खाएंगे भी वहीं से ही और एक्सक्रीट भी वहीं से ही करेंगे। सक्कर्स और हुक होते हैं, नॉर्मली इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। सक्कर्स और हुक्स क्या होते हैं, इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी सिस्टम और स्केलेटल सिस्टम क्या होता है, टोटली एब्सेंट होता है, कि भाई सर्कुलेटरी सिस्टम भी नहीं होता, रेस्पिरेटरी भी नहीं होता, स्केलेटल सिस्टम भी इनके अंदर क्या होता है, एब्सेंट होता है। केवल एक्सक्रीटरी सिस्टम आपको देखने को मिलेगा, और उसमें भी ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स, जिसको बोलते हैं हम प्रोटोनेफ्रिडिया। तो प्रोटोनेफ्रिडिया के थ्रू क्या करते हैं, एक्सक्रीट करने का काम करते हैं। एग्जाम्पल की फॉर्म में डुगेशिया प्लेनेरिया बोलते हैं भाई उसको, फैसियोला लीवर फ्लू, ब्लड फ्लू है ना, टीनिया सोलियम, पॉर्क टेप, जिसको हम कहते हैं टैप वॉर्म, जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पाया जाता है। तो ये है प्लेटीहेल्मिन्थेस का। चलिए लास्ट आज हम कर लेते हैं फाइलम एस्केल्मेंथीज, जिसको हम निमेटोडा कहते हैं। फाइलम एस्केल्मेंथीज, जिसको हम निमेटोडा कहते हैं, ये एक पैरासाइट है, फ्री लिविंग है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ध्यान से सुनिएगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई इसके अंदर एंडोडर्म, मीजोडर्म और एक्टोडर्म, ये तीनों लेयर्स इसके अंदर पाई जाती हैं। ये बाइलेटरल सिमेट्री अपनी शो करते हैं। बॉडी कैविटी
के अंदर क्या है, ट्रू कोइलम क्या है, प्रेजेंट नहीं होता है। एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होता है, सेक्सेस सेपरेट होते हैं। एग्जाम्पल एस्कैरिस राउंड वोम, एंटोरोबियस पिन वोम, वुचेरिया फिलेरियल वोम, ये आपको एग्जाम्पल्स मिलेंगे आपको निमेटोडा के। दोबारा से बता देता हूँ हमने क्या क्या किया है आज हमने क्निडेरिया कॉलिएंड्रेटा के बारे में पढ़ा, ये मैंने आपको रिवाइज करवा ही दिया था अभी थोड़ी देर पहले। अब प्लेटीहेल्मिन्थीस एक बार देख लीजिएगा। प्लेटीहेल्मिन्थीस बायलेटरल सिमेट्री शो करते हैं, डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड एनिमल्स होते हैं, बॉडी थिन होती है, बहुत ही सॉफ्ट लीफ लाइक रिबन लाइक स्ट्रक्चर आप देखेंगे। डाइजेस्टिव जो कैविटी है प्रेजेंट होती है, लेकिन सिंगल ओपनिंग होगी आप वहाँ पर, केवल यहाँ पर माउथ भी और एनस दोनों एक ही जगह मिलेंगे आपको। शक्कर सूख जैसे होते हैं प्रेजेंट होते हैं। सर्कुलेटरी रेस्पिरेटरी और स्केलेटन सिस्टम प्लेटीहेल्मिन्थीस में एब्सेंट होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो इनके अंदर ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स और प्रोटोनेफ्रिडिया प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया प्लेनेरिया, लीवर फ्लूक, ब्लड फ्लूक है ना, टैपवॉर्म, ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके थे, प्लेटीहेल्मिन्थीस के थे। इसके अलावा लास्ट में आपको यहाँ पर बताता हुआ चल रहा था कि भाई फाइलम एस्केल्मेंथीस, जिसको हम निमेटोडा कहते हैं, ये पैरासिटिक होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। मेजर पार्ट ये याद रखना ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मतलब एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म होता है इनके अंदर। अनसेगमेंटेड होते हैं और बायलेटरल सिमेट्री शो करते हैं। बॉडी कैविटी में ट्रू कोइलम प्रेजेंट नहीं होता। एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होती हैं, सेक्सेस सेपरेट होते हैं। एग्जाम्पल है एस्कैरिस जिसको हम राउंड वोम कहते हैं, एंटेरोबियस पिन वोम कहते हैं, वुचेरिया फिलेरियल को कहते हैं। तो ये तो थे बेटा आज के लिए, इतना ही काफ़ी है। कल हम एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा ये करेंगे। तो होपफुली आपको सभी को समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। तो 2-3 बार ज़रूर देखें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। MLP ग्रुप ऑफ स्कूल्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें बेटा, और 2-3 बार आपको रिवाइज करना है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल मुलाकात करेंगे नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम कर रहे हैं अलंकार, जिसमें हमने कल अर्थालंकार जो था उसमें हमने उपमा अलंकार किया। आज करेंगे रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो रूपक अलंकार है जहां गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय में ही उपमान का अभेद आरोप कर दिया गया हो, वहां रूपक अलंकार होता है। अब उपमा अलंकार में तो क्या था कि हम उपमेय और उपमान दोनों की तुलना, यानी किसी से तुलना करते थे कि उनमें समान गुण के कारण, उनके समान धर्म के कारण आपस में उसकी समानता दिखाई जाती थी। लेकिन रूपक में क्या है, हम उसका अभेद आरोप, अत्यंत समानता की, गुण में इतनी अधिक समानता होती है कि उसमें अभेद आरोप कर दिया जाता है। तो वहां पर उपमा अलंकार रूपक अलंकार होता है। जैसे उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। तो यहाँ पर उदयगिरी पर मंच, रघुवर बाल पतंग, संत सरोज और लोचन भृंग। तो इसके अंदर आपका बताया है कि इस दोहे के अंदर है आपका उदयगिरी पर मंच, यानी उदयगिरी को क्या मान लिया गया, मंच। रघुवर पर बाल पतंग का, जो रघुवर है उनके ऊपर बाल पतंग यानी सूर्य का, संतों पर सरोज का, और लोचन पर भंवरों यानी कि भंवरों का अभेद आरोप होने से रूपक अलंकार यहाँ पर है। दूसरा है विषयवारी मन मीन भिन्न, नहीं होत कभो पल एक। तो यहाँ पर इस काव्य की जो पंक्ति है, इस पर विषय पर वारिका और मन पर मीन का अभेद आरोप करके यहाँ पर रूपक का सौंदर्य है कि विषय पर तो वारिका आरोप किया गया है और मन पर मीन यानी मछली का अभेद आरोप कर दिया गया है। मन सागर मनसा लहरी बूढ़े बहे अनेक। तो इस पंक्ति में मन पर सागर का और मनसा पर लहर का आरोप करके यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है कि मन को सागर माना गया है और मनसा है यानी इच्छा है उसको लहर माना गया है। सिर झुका तूने नियति की मान ली यह बात, स्वयं को मूर्छा गया तेरा हृदय जल जात। तो यहाँ पर हृदय पर किसका, जल जात का क्या कर दिया, अभेद आरोप कर दिया गया है। तो हृदय पर जल जात यानी कमल का अभेद आरोप कर दिया गया है। शशि मुख पर घूंघट डाले अचल में दीप छिपाई। शशि मुख, यहाँ पर देखो अगर यहाँ पर उपमा अलंकार होता तो क्या करते हम, शशि के समान मुख या फिर शशि सममुख। तो यहाँ पर है तो वो जो सादृश्य हमारा जो वाचक शब्द है वो नहीं आएंगे। तो यहाँ पर है जो मुख उपमेय में शशि उपमान का अभेद आरोप कर दिया
गया है, इसी कारण से यहाँ पर रूपक का चमत्कार उत्पन्न हो रहा है। अपलक नभ नील नयन विशाल, अपलक नभ नील नयन विशाल, तो यहाँ पर खुले आसमान पर अपलक विशाल नयन का आरोप किया गया है। अपलक नभ नील नयन विशाल, तो यहाँ पर जो खुला आसमान है उस पर किसका आरोप किया गया है? अपलक विशाल नयन का आरोप किया गया है। कुछ अन्य उदाहरण है इसके, जैसे मैया मैं तो चंद खिलौना ले हूं, तो यहाँ पर चंद्रमा पर किसका चंद्रमा उपमेय है और खिलौना क्या हो गया? उपमान, तो इसका अभेद आरोप हो गया है। चरण कमल बंदो हरि राई, तो यहाँ पर हरि के चरणों यानी उपमेय में कमल का अभेद आरोप किया गया है। सब प्राणियों में मत मनो मयूर आहा नाच रहा, यहाँ पर मन पर मयूर का आरोप। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, राम और राम पर रतन का, राम नाम मणि दीप धरु जेहे देहरी द्वार, तो यहाँ पर मणि पर द्वीप का। एक राम घनश्याम हित चातक जातक, यहाँ पर राम पर घनश्याम का जातक तुलसीदास, तो यहाँ पर जो रूपक अलंकार है उसमें क्या होगा बेटा? उसमें अभेद आरोप होगा, कोई भी वाचक शब्द इसमें नहीं मिलेगा हमको। आगे है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो जो आपके जो तीनों अलंकार है उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा, तीनों में ही उपमान और उपमेय से संबंधित ये हैं। तो उत्प्रेक्षा में क्या होगा? जहां उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना कर दी गई हो, जहां उपमेय में उपमान की क्या कर दी गई हो? संभावना या कल्पना कर दी हो, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और इसके जो बोधक शब्द हैं वो होते हैं मनो, मानो, मनु, मनहु, जानो, जनु, जहु, जो। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम? उसमें संभावना या कल्पना। तो पहले उपमा में तो क्या करते थे हम? उसके समान मानते थे। रूपक में अभेद आरोप करते हैं, लेकिन उत्प्रेक्षा है उसमें संभावना या हम कल्पना दिखाते हैं कि मानो ऐसा हो। तो इसके जो शब्द हैं, वाचक शब्द, बोधक शब्द है मनो, मानो, मनु, मनहु, जानो, जनहु, जनहु, जो आदि। उदाहरण मानो माई घन घन अंतर दामिनी, घन दामिनी, दामिनी घन अंतर संबोधित हरिब्रज फांगनी। तो यहाँ पर क्या हो गया कि मानो आ गया आपका। तो इस पंक्ति के अंदर रासलीला का सुंदर दृश्य दिखाया गया है। रास के समय हर गोपी को लगता है कि श्री कृष्ण है उसके पास में नृत्य कर रहे हैं। तो मानो माई घन घन अंतर दामिनी की, मानो श्री कृष्ण है वो सभी गोपियों के साथ में नृत्य कर रहे हैं। गोरी गोपियां श्यामन कृष्ण मंडलाकार नाचते हुए ऐसे दिखाई देते हैं कि मानो बादल और बिजली, बिजली और बादल साथ साथ में शोभामान हो रहे हैं। अर्थ यहाँ गोपियों में बिजली की और कृष्ण में बादलों की संभावना व्यक्त की गई है। चमचमा चंचल नयन बीच घूंघट पट छीन, मनहु सुर सरिता विमल जल उजरत जुग मीन। तो यहाँ पर भी क्या आ गया आपका? मनहु सब आ गया, तो यानी कि उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो यहाँ पर क्या कहा है कि ये जहाँ झीने घूंघट में सुर सरिता के निर्मल जल की, कि जो घूंघट है उसको सुर सरिता यानी नदी का निर्मल जल, और जो चंचल नयन है उनको दो मछलियों की पूर्ण संभावना व्यक्त की गई है। कि इसमें कि जो चंचल, देखो चमचमा चंचल नयन, जो नयन है वो किसके समान, किसकी संभावना व्यक्त की गई है? मछली की। और जो घूंघट है वो नदी के, उसमें उपमा, इसमें उत्प्रेक्षा यानी माना गया है, संभावना व्यक्त की गई है कि जिस प्रकार से घूंघट के पीछे से दो नयन दिख रहे हैं, वैसे ही क्या हो रहा है कि नदी में दो मछलियां कूद के, जैसे मछली नदी में दो मछलियां हैं वो कूद रही हैं, वैसे ही घूंघट के पीछे से दो नेत्र दिख रहे हैं। सोहत ओढ़त पीत पट श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि सैन पर आता पर्यो प्रभात। यहाँ पर भी क्या आ गया? मनहु आ गया है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण के सुंदर श्याम वर्ण के नीलमणि पर्वत की, और जो श्री कृष्ण हैं उनके श्याम सुंदर शरीर में नीलमणि पर्वत की, और शरीर पर शोभामान पीताम्बर में प्रभात की धूप की मनोरम संभावना अथवा कल्पना है जो व्यक्त की गई है। उस काल के मारे क्रोध के तनु कांपने, उसका लगा मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो यहाँ पर मानो आ गया। तो यहाँ पर अर्जुन के क्रोध से कांपते शरीर में सागर के तूफान की संभावना व्यक्त की गई है। कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नहीं। तो यहाँ पर क्या आ गया बेटा? मानो आ गया। तो इन पंक्तियों में उत्तरा के अश्रुपूर्ण नेत्र उपमेय में ओष जल कण युक्त पंकज की उपमान संभावना व्यक्त की गई है, और वाचक शब्द है वो आपका उपमानो आ रहा है। कुछ अन्य उदाहरण हैं इसके अंदर,
अब देखिए इसमें जो पहला उदाहरण दे रखा है ये उपमा अलंकार का बेटा। मुख बाल रवि सम लाल होकर ज्वाला सा बोधित हुआ, तो ये किसका है? उपमा का उदाहरण है। मनु दृग फारी अनेक जनुह निखरत ब्रज शोभा, तो मनु आ रहा है। ले चला मैं तुझे कनक जो भिक्षुक लेकर स्वर्ण जनक, जो आ गया। जरा से लाल केसर से थी जैसे धुल गई, जैसे आ गया है। पाहुन जो आए हो, पाहुन जो आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। तो ये बेटा ये वाला जो उदाहरण है ये आपका उत्प्रेक्षा का भी है और मानवीकरण का भी है। बाकी का हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू। Welcome my dear students in English class. I am Hirlal sir from MLP group of school, and we are going through our English textbook Moment English Supplementary Reader, and we are going through 7th chapter of this book, and name of the 7th chapter is The Last Leaf. Okay, The Last Leaf, and this is the first video of this chapter, The Last Leaf. Who is the writer and author? So we can say that O. Henry is the author of this chapter. This is a very interesting story. So let us start. It is autumn. O. Henry हमें बताते हैं कि भाई ये पतझड़ का समय है, यानी जिस समय ये स्टोरी स्टार्ट होती है। The wind is blowing hard. पवन जो है बड़ी तेजी से चल रही है। And it is raining heavily, और भारी बारिश हो रही है। All the leaves on ivy creeper have fallen except one. कहते हैं कि भाई सारे जो अंगूर की जो बेल है उससे सारे पत्ते गिर चुके सिवाय एक के। Why doesn't the last leaf fall? अंतिम पत्ता क्यों नहीं गिरता है? तो यहाँ पर इंटरेस्ट यहाँ पर क्रिएट कर दिया बेटा। आइवरी क्रीपर आपके सामने पेश की गई, सारे पत्ते गिर जाते हैं, अंतिम पत्ता क्यों नहीं गिरता है? स्टार्टिंग में हमें हिंट भी दे दिया है कि भाई ये ऑटम है, पतझड़ में तो पत्ते गिरेंगे बेटा। आइए देखते स्टोरी क्या बताती है। शू एंड जोन्सी, टू यंग आर्टिस्ट, शेयर्ड ए स्मॉल फ्लैट। शू और जोन्सी जो है बेटा वो दो युवा कलाकार है जो कि एक ही फ्लैट में रहती है। द फ्लैट वॉज ऑन द 3rd story ऑफ एन ओल्ड हाउस। उनका जो फ्लैट जो था वो एक पुराने घर की 3री मंजिल पर था। ये जो स्टोरी है बेटा इसका मीनिंग होता है मंजिल। तो उनका जो फ्लैट था वो एक पुराने मकान की 3री मंजिल पर स्थित था। इट मीन्स दे आर लिविंग ऑन द 3rd floor. Jonesy fell very seriously ill in the November. जोन्सी जो है बेटा वो नवंबर में गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। She had pneumonia, और उसे निमोनिया हो गया। She would lie in her bed without moving. बिना हिले डुले वो बिस्तर पर लेटी रहती थी। Just gazing out of the window. गेजिंग का मीनिंग क्या होता है बेटा? लुक आउटसाइड, या टकटकी लगाकर देखना। खिड़की से बाहर वो टकटकी लगाकर देखती रहती थी। शू हर फ्रेंड, शू जो उसकी मित्र थी, सहेली थी, बिकेम वेरी वरीड, बड़ी चिंतित हुई। शी सेंट फॉर द डॉक्टर, उसने डॉक्टर को बुला दिया। आल्दो ही केम एवरी डे, यद्यपि डॉक्टर प्रतिदिन आया। देयर वॉज नो चेंज इन जोन्सी कंडीशन, लेकिन जोन्सी की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ बेटा। वन डे, एक दिन, द डॉक्टर टुक शू असाइड, डॉक्टर शू को एक तरफ ले गया। एंड आस्क्ड हर, और उससे पूछा, इज एनीथिंग वरिंग जोन्सी, क्या कोई चीज जोन्सी के लिए चिंतित है? जोन्सी किसी चीज के लिए चिंता करती रहती है? नो, रिप्लाइड शू, शू ने उत्तर दिया, नहीं। बट वाई डू यू आस्क, लेकिन आप ये चीज मुझसे क्यों पूछते हो? द डॉक्टर सेड, डॉक्टर ने कहा, जोन्सी, क्या कहा जोन्सी? इट सीम्स, ऐसा दिखाई देता है, हैज मेड अप हर माइंड दैट शी इज नॉट गोइंग टू गेट वेल,
कि उसने दिमाग में ये बैठा लिया है, अब वो ठीक नहीं होने जा रही है। इफ शी डज नॉट वांट टू लीव, यदि वो जीना नहीं चाहती है, मेडिसिन विल नॉट हेल्प हर, तो दवाएं जो उसकी मदद नहीं कर सकती है। शी ट्राइड हर बेस्ट टू मेक जोन्सी टेक एन इंटरेस्ट इन द थिंग्स अराउंड। शी ने बड़ी कोशिश की कि वो जोन्सी को राजी कर ले ताकि वो अपने आसपास की चीज़ों में रुचि ले। शी टॉक्ड अबाउट क्लोथ्स एंड फैशंस। वह उसके साथ कपड़ों के बारे में बात करती है, फैशंस के बारे में बात करती है। बट जोन्सी डिड नॉट रेस्पॉन्ड, लेकिन जोन्सी ने उत्तर नहीं दिया। जोन्सी कंटिन्यू टू लाई स्टिल ऑन हर बेड। जोन्सी अब भी लगातार बिस्तर पर ही लेटी रहती। शू ब्रोट हर ड्राइंग बोर्ड इनटू जोन्सी रूम। शू जो है अपना ड्राइंग बोर्ड जो है जोन्सी कमरे में ले आती है एंड स्टार्टेड पेंटिंग, और पेंटिंग करने लगती है। टू टेक जोन्सीज माइंड ऑफ हर इलनेस, ताकि जोन्सी के दिमाग से बीमारी का भूत हट सके। शी विसल व्हाइल वर्किंग। जब वो काम करते यानी पेंटिंग करते तो वो सीटी भी बजाती। सडनली शू हियर्ड जोन्सी विस्परिंग समथिंग। तभी अचानक शू जो है जोन्सी को कुछ कानाफूसी करते हुए सुनती है, गुदगुदाते हुए। शी क्विकली रश टू हर बेड। वो तुरंत उसके बिस्तर के पास दौड़ी हुई जाती है। हियर्ड, उसे सुनती है। जोन्सी काउंटिंग बैकवर्ड। जोन्सी उल्टी गिनती है। शी वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो। खिड़की से बाहर देख रही होती थी। एंड वॉज सेइंग, और कह रही थी 12। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, शी विस्पर्ड, वो दोबारा बुदबुदाई। 11, बोली 11, देन 10, फिर बोली 10, देन 9, फिर बोली 9, फिर 8, 7, 6। इस तरह उल्टी काउंटिंग कर रही थी। एंग्जियसली लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, उत्सुकता पूर्वक खिड़की से बाहर देखने लगी। शी सा एन ओल्ड आइवरी क्रीपर, उसने एक पुरानी अंगूर की बेल देखी। क्लाइंबिंग हाफ वे अप द ब्रिक वॉल, जो कि हम कहेंगे लगभग जो ईंटों से बनी हुई दीवार जो थी उसके ऊपर वो आधी चढ़ चुकी थी। इन द स्ट्रॉन्ग विंड्स आउटसाइड, बाहर बड़ी तेजी से हवा चल रही थी। द क्रीपर वॉज शेडिंग इट्स लीव, और बेल जो थी वो अपने पत्ते गिरा रही थी। और एज यू नो बेटा, एज द ऑटम स्टार्ट, द कलर ऑफ द लीव्स बिकेम येलो एंड दे बिकेम ओल्ड, एंड डे बाय डे दे बिकेम येलो एंड स्टार्टिंग टू फॉल डाउन। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि ये स्टोरी आपने अभी देखी, लास्ट लीफ। इट्स ए वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो आज की वीडियो में बेटा इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम इस मैटर अराउंड अस प्योर चैप्टर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कंसंट्रेशन को समझने वाले हैं। बच्चों ध्यान से समझिएगा, कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। तो बच्चों कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, देखिएगा। अ सॉल्यूशन मे हैव स्मॉल अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन इट, व्हाइल अनदर सॉल्यूशन मे हैव लार्ज अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन इट। अगर हमने दो सॉल्यूशन बना रखे हैं, एक में ज्यादा सोल्यूट डिसॉल्व कर रखा है और एक में कम सोल्यूट डिसॉल्व कर रखा है, एक में ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल, हमने सॉल्यूशन बनाया शुगर प्लस वाटर, तो इसमें तो शुगर की क्वांटिटी हमने ज्यादा डाली और इसमें शुगर की क्वांटिटी कम डाली। द सॉल्यूशन हैविंग स्मॉल अमाउंट ऑफ सोल्यूट यहाँ पे मैं शुगर ले रही हूँ। द सॉल्यूशन हैविंग स्मॉल अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज सेड टू हैव लो कंसंट्रेशन। जिसमें सोल्यूट की क्वांटिटी कम होगी, इसका मतलब उसमें कंसंट्रेशन भी कम होगी। यहाँ पे देखिएगा, ये दो जो आपको फ्लास्क दिख रहे हैं, इसमें है KMnO4 का सॉल्यूशन, पोटाशियम पर मैग्नेट। ये आपको लाइट कलर का दिख रहा है, डार्क कलर का दिख रहा है। तो लाइट कलर का मतलब हमने कम डिसोल्व किया है, इसमें थोड़ी क्वांटिटी डिसोल्व की है, इसका मतलब यहाँ कंसंट्रेशन कम है। और अगर हमने ज्यादा क्वांटिटी डिसोल्व की है तो मतलब कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो बेटा मेनली कंसंट्रेशन का मतलब होता है सोल्यूट की क्वांटिटी से जो हम सोलवेंट में डिसोल्व करते हैं। ओके, इट इज नोन एज अ डाइल्यूट सॉल्यूशन। जिसमें कंसंट्रेशन ज्यादा होगी
उसको कंसंट्रेटेड कहेंगे, और जिसमें कंसंट्रेशन कम होगी, लो कंसंट्रेशन होगी, उसको कहेंगे बच्चों डाइल्यूट सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन हैविंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज सेड टू बी ऑफ हाई कंसंट्रेशन। जिसमें सोल्यूट ज्यादा है उसमें कंसंट्रेशन भी ज्यादा है। इट इज नोन एज कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। उस सॉल्यूशन को क्या कहेंगे बच्चों? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। वी कैन नाउ डिफाइन द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन एज फॉलो। अब कंसंट्रेशन को हम डिफाइन करेंगे। वैसे तो हमें पता लग गया कि सोल्यूट की क्वांटिटी को ही कंसंट्रेशन कहते हैं। देखिएगा, द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन आपके पास है उसमें कितनी क्वांटिटी सोल्यूट की है वो ही क्या कहलाता है बच्चों? कंसंट्रेशन। द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन नंबर ऑफ डिफरेंट वेज। कंसंट्रेशन को अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। द मोस्ट कॉमन वे ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन इज परसेंटेज मेथड। सबसे जो कॉमन तरीका है परसेंटेज मेथड है। द परसेंटेज मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन रेफर्स टू परसेंटेज ऑफ सोल्यूट। परसेंटेज मेथड में परसेंटेज काउंट होती है। जैसे हम अपने मार्क्स जो हमारे एग्जाम में आए उनकी परसेंटेज निकालते हैं कि टोटल अगर मार्क्स 100 हो तो हमने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए। ऐसे ही अगर टोटल सॉल्यूशन को 100 मान ले तो उसमें सोल्यूट कितना है वो ही क्या कहलाता है बच्चों? परसेंटेज कहलाता है। द परसेंटेज ऑफ अ सोल्यूट कैन बी बाई मास और बाई वॉल्यूम। परसेंटेज बाई मास हो सकती है, बाई वॉल्यूम हो सकती है। दिस पॉइंट विल बिकम मोर क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्कशन। आगे जो डिस्कशन है आपको समझ में आ जाएगा परसेंटेज बाई मास का मतलब क्या होता है और परसेंटेज बाई वॉल्यूम का मतलब क्या होता है। ओके बच्चों, देखिएगा बेटा, इफ द सॉल्यूशन इज ऑफ सॉलिड सोल्यूट, मतलब सोल्यूट सॉलिड है, जैसे शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर, ग्लूकोज इन वाटर, सॉलिड सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन लिक्विड। अगर सॉलिड सोल्यूट को लिक्विड में डिसॉल्व किया देन वी कंसीडर द मास परसेंट ऑफ सोल्यूट। फिर हम मास परसेंट को कंसीडर करेंगे इन कैलकुलेटिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन निकालने के लिए किसको यूज करेंगे बच्चों? मास परसेंट का। सो इन केस ऑफ सॉलिड सोल्यूट dissolved in liquid solvent, the concentration of a solution is defined as the mass of solute in gram present in 100 gram of solution. परसेंट मास परसेंट ऑफ सोल्यूट या परसेंटेज बाय मास कंसंट्रेशन आप निकालनी है तो उसको हम डिफाइन कर रहे हैं। क्या है बच्चों? देखिएगा, द कंसंट्रेशन ऑफ ए सोल्यूशन इज डिफाइंड एज। अगर कंसंट्रेशन को हम मास परसेंट की टर्म में डिफाइन करना चाह रहे हैं तो कंसंट्रेशन क्या है? द कंसंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन इज डिफाइंड एज मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। अगर टोटल सोल्यूशन 100 ग्राम है तो उसमें कितना ग्राम सोल्यूट है वो ही क्या कहलाएगा बच्चों? परसेंटेज बाय मास कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल 10% सोल्यूशन ऑफ कॉमन सोल्ट। 10% सोल्यूशन ऑफ कॉमन सोल्ट का मतलब है 10 ग्राम ऑफ कॉमन सोल्ट आर प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। कि टोटल सोल्यूशन 100 ग्राम है उसमें 10 ग्राम क्या है? NaCl है। मतलब प्लीज नोट दैट 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन ऑल्सो इंक्लूड 10 ग्राम ऑफ कॉमन सोल्ट। ये जो टोटल सोल्यूशन है 100 ग्राम, इसमें 10 ग्राम कॉमन सोल्ट भी है। दिस मीन दैट 100 ग्राम ऑफ कॉमन सोल्ट सोल्यूशन कंटेन 100 माइनस 10 इज इक्वल टू 90 ग्राम ऑफ वाटर इन इट। मतलब हमने 10 ग्राम तो सोल्ट लिया है 10 ग्राम और उसको 90 ग्राम वाटर में डिसोल्व कर दिया है। ओके बच्चों, तो सोलवेंट कितना हो गया? 90 ग्राम। दस वी can prepare a 10% solution of common salt by dissolving 10 gram of common salt in 90 gram of water. अगर हमें 10% by mass solution prepare करना हो कॉमन साल्ट का तो हम क्या करेंगे? 10 ग्राम कॉमन साल्ट टेक करके उसको 90 ग्राम वाटर में डिसोल्व कर देंगे तो टोटल सॉल्यूशन कितना हो गया बच्चों? 10 plus 90 is equal to 100 ग्राम होगा। प्लीज नोट दैट कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन रेफर्स टू द मास ऑफ सोल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन यहाँ पे रेफर कर रही है, क्या बता रही है कि सोल्यूट किस में प्रेजेंट है? 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन एंड नॉट इन 100 ग्राम ऑफ सोलवेंट। तो सोलवेंट नहीं 100 ग्राम, 100 ग्राम सोल्यूशन में जो सोल्यूट प्रेजेंट है उसको क्या कहेंगे बच्चों? कंसंट्रेशन। वी कैन कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इन टर्म्स ऑफ मास परसेंटेज ऑफ द सोल्यूट बाय यूजिंग द फॉलोइंग फॉर्मूला। कंसंट्रेशन अगर निकालनी हो आपको तो सोल्यूट का मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय
mass of solution multiply by 100. The mass of solution is equal to mass of solute plus mass of solvent. सॉल्यूशन का मास किसके बराबर होगा बच्चों? सोल्यूट का मास प्लस सोलवेंट का मास. So we can obtain the mass of solution by adding mass of solute and mass of solvent. For example, mass of solute is 10 ग्राम, mass of solvent is 90 ग्राम. तो solution का मास कितना हो गया बच्चों? 100 ग्राम. तो concentration किसके बराबर आएगी बच्चों? Concentration of solution is equal to 10 by 100 multiply by 100. 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा. क्या आ जाएगा बच्चों? 100% by mass आ जाएगा. ओके बेटा. एक न्यूमेरिकल देखिएगा बच्चों. A solution contain 30 gram of sugar dissolved in 370 gram of water. Calculate concentration of solution. कितना शुगर है? 30 ग्राम. हमें पता होना चाहिए 30 ग्राम शुगर यहाँ पे किसका काम कर रहा है बच्चों? सोल्यूट का. और वाटर किसका काम कर रहा है? सोलवेंट का. तो 30 ग्राम तो सोल्यूट है, 370 ग्राम सोलवेंट. तो सोल्यूशन का मास कितना आ जाएगा बच्चों? मास ऑफ सोल्यूशन कितना आ जाएगा बेटा? 30 प्लस 370 इज इक्वल टू 400 ग्राम आ जाएगा सॉल्यूशन. तो देखिएगा कैसे निकालेंगे. कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकालने का फॉर्मूला लिखा, मास ऑफ सोल्यूट मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100. सोल्यूट का मास 30 ग्राम, सोलवेंट का मास कितना बच्चों? 370 ग्राम. मास ऑफ सॉल्यूशन 30 प्लस 370 इक्वल टू 400 ग्राम. तो कंसंट्रेशन किसके बराबर आएगी? सोल्यूट का मास 30 डिवाइडेड बाई टोटल सॉल्यूशन का मास 400 मल्टीप्लाइड बाई 100 क्रॉस इसको हम कैंसिल कर लेंगे. 30/4 आएगा. कितना आएगा? 7.4% आएगा. तो बेटा इस तरीके से हम परसेंटेज निकाल सकते हैं परसेंट बाय मास. ये सेकंड न्यूमेरिकल आपके लिए. आप करेंगे इसको. इफ 110 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट इज प्रेजेंट इन 550 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. यहाँ पे बच्चों जो कॉपर है, कॉपर सल्फेट है, वो 110 है. सोल्यूट का मास ये है. सॉल्यूशन का दे रखा है ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, तो आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है. सॉल्यूशन का मास कितना हो जाएगा? 550 ग्राम. फॉर्मूला लगाइएगा, मास ऑफ सोल्यूट मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई बाय 100. तो इसको आप सोल्व करिएगा न्यूमेरिकल को और इसका आंसर निकालिएगा. ओके बच्चों, आई होप आपको कंसंट्रेशन परसेंट बाय मास डेफिनेटली समझ में आ गया होगा. थैंक यू. हैव ए नाइस डे. Hello students, good morning everyone. This is Jyoti ma'am, your maths teacher. Let's start today our maths class. Chapter 13, exercise 13.6. क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे 13.6 में. आज हम क्वेश्चन नंबर 5 है. इट कॉस्ट ₹2200 टू पेंट बी इनर कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल 10 मीटर डीप. जो सिलेंड्रिकल वेसल है, जो 10 मीटर उसकी हाइट गिवन है, उसके इनर कट सरफेस एरिया को पेंट करने के लिए टोटल कॉस्ट हमें गिवन है ₹2200. इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज एट द रेट ऑफ ₹20 पर मीटर स्क्वायर. जो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग है उसका रेट भी गिवन है हमें ₹20 पर मीटर स्क्वायर. फाइंड फर्स्ट पार्ट हमें करना है इनर कट सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, सेकेंड रेडियस ऑफ द बेस एंड थर्ड कैपेसिटी ऑफ द वेसल. सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट करेंगे. हमें कॉस्ट गिवन है. कॉस्ट टू पेंट इनर कर्ड सरफेस एरिया ऑफ वेसल इज इक्वल टू में ₹2200. रेट गिवन है हमें ₹20 पर मीटर स्क्वायर. सबसे पहले हमें CS से निकालना है. CS से कट सरफेस एरिया ऑफ वेसल क्या होगा? टोटल कॉस्ट अपॉन में रेट जो भी गिवन है. टोटल कॉस्ट हमारे पास 2200, रेट गिवन है 20, 0 से 0 कैंसिल 110. तो हमारा CS से क्या आ गया? 110 मीटर स्क्वायर. अब हम सेकंड पार्ट करेंगे. हमें CS हाइट गिवन है 10 मीटर.
सी एस से गिवन है हमें कर्व सरफेस एरिया 110 मीटर स्क्वायर। रेडियस हम क्या मान लेते हैं, स्मॉल आर। तो सी एस ए का फॉर्मूला क्या होगा, 2 पाई आर एच इज इक्वल टू में 110 मीटर। 2 पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस हमारे पास आर है, हाइट हमारे पास 10 मीटर इज इक्वल टू 110। तो रेडियस कितनी आ जाएगी, यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, 11 इंटू में 7 अपॉन में 2 इंटू में 22। 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 7/4। 7/4 हमारे पास क्या आ गई, इसकी रेडियस आ जाएगी। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है, 7/4 मीटर। हमारे पास सी एस से फाइंड करना था सिलेंडर का, तो सी एस से क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है। 2 पाई आर एच इज इक्वल टू 110 हमने अभी फाइंड किया है सी एस से। रेडियस हमने आर मानी है, हाइट हमारे पास 10 मीटर गिवन है, तो 2 इंटू 22/7 आर रेडियस इंटू में हाइट 10 इज इक्वल टू में 110 मीटर। तो 11 इंटू में क्रॉस मल्टीप्लाई से 7, आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 इंटू 22, 11 से कैंसिल हुआ, 7/4 मीटर। अब हमें फाइंड क्या करना है, वॉल्यूम थर्ड पार्ट में कैपेसिटी ऑफ वेसल पाई आर स्क्वायर एच। पाई 22/7, आर हमारे पास 7/4 इंटू 7/4। रेडियस हमारे पास पाई आर स्क्वायर रेडियस होगी, हाइट हमारे पास 10 मीटर। 7 से 7 कैंसिल, 2 2 जा 4, 2 11 पे कैंसिल, 2 5 जा 10 कैंसिल। ये आ गया हमारे पास 11 इंटू 7 77 इंटू में 5/4। इस 77 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 7 जा 35, 5 7 जा 35 और 2 जो कैरी है 37, 375/4। इसको डिवाइड करेंगे जब हम, हमारे पास आ जाएगा 96.25 मीटर क्यूब। ये इसकी कैपेसिटी आ जाएगी। हमारे पास दोबारा से लिख लेते हैं इसको, 96.25 मीटर क्यूब, ये कैपेसिटी ऑफ वेसल। इस तरह से आप सेकंड क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, द कैपेसिटी ऑफ ए क्लोज सिलेंड्रिकल वेसल। जो कैपेसिटी है क्लोज सिलेंड्रिकल वेसल की, हाइट 1 मीटर इज 15.4 मीटर, 15.4 लीटर। कैपेसिटी गिवन है हमें, हाउ मैनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ मेटल शीट वुड बी नीडेड टू मेक इट। इसी क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक को बनाने के लिए कितने स्क्वायर मीटर मेटल शीट की रिक्वायरमेंट होगी। 1000 लीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 1 मीटर क्यूब। तो सबसे पहले कैपेसिटी ऑफ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल वेसल, कैपेसिटी ऑफ क्लोज सिलेंड्रिकल वेसल हमें कितनी गिवन है, वही 15.4 लीटर। इसको मीटर क्यूब में करेंगे तो 15.4 अपॉन में 1000 मीटर क्यूब हमारे पास आ जाएगा 0.0154 मीटर क्यूब। ये कैपेसिटी है, वॉल्यूम है इसका मतलब। अब हमें हाइट कितनी गिवन है, हाइट 1 मीटर। अब हमारे पास जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू में आर हमारे पास फाइंड करनी है, आर स्क्वायर। हाइट हमारे पास 1 मीटर इज इक्वल टू में 0.0154 मीटर क्यूब हमें गिवन है। देन आर स्क्वायर इज इक्वल टू में 0.0154 इंटू में 7 अपॉन में 22। आर स्क्वायर इज इक्वल टू में
154 अपॉन में 10,000, पॉइंट हटाने के लिए इंटू में 7 अपॉन में 22, कैंसिल करेंगे 7 पर, तो ये आ गया 49/10,000। आर स्क्वायर देन आर इज इक्वल टू में 7/100 इज इक्वल टू में 0.07। रेडियस आ गई। अब हमें क्वेश्चन में फाइंड करना है कि हाउ मैनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ मेटल शीट इज टू बी रिक्वायर्ड टू मेक इट। कितनी शीट की रिक्वायरमेंट है, इसका मतलब TS से टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल 2πr इंटू में r प्लस h। 2 पाई की वैल्यू 22/7, r 0.07 और 0.07 प्लस में 1, तो ये आ गया 2 इंटू 22/7 इंटू में 0.07 इंटू में 1.07, इसको कैंसिल करने पर आ गया 0.01। तो टोटल हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। टोटल कैलकुलेशन के बाद हमारे पास आ जाएगा इसका सॉल्यूशन 0.4708 मीटर स्क्वायर। ये हमारा टोटल सरफेस एरिया हो गया। इनका सभी की कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास आ गया 0.4708 मीटर स्क्वायर। तो हमें इतनी टोटल मेटल शीट की रिक्वायरमेंट होगी टू मेक ए सिलेंड्रिकल वेसल, क्लोज सिलेंड्रिकल वेसल। थैंक यू।